गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मलेरिया एक तरह का प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से फैलता है। अगर ये मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है और उसके बाद जाकर के किसी नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो उसकी वजह से ये प्लाज्मोडियम उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से उस हेल्दी व्यक्ति के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति में मलेरिया की बीमारी फैल जाती है। मलेरिया के मोस्टली कुल 4 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है वाइवेक्स, दूसरा होता है ओवेले, तीसरा होता है मलेरिया और चौथा होता है फाल्सिपैरम। सभी तरह के मलेरिया में जो फाल्सिपैरम मलेरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है और ये इंडिया में पाया जाता है। इसकी वजह से हमें खास तौर पे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो ये फाल्सिपैरम मलेरिया होने के बाद उस व्यक्ति में काफ़ी सीवियर साइंस और सिम्टम्स बनने के और कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मलेरिया वाइवेक्स या फिर मलेरिया ओवेले की वजह से इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उस प्रेग्नेंट फीमेल में अगर मलेरिया हो जाता है तो उसकी वजह से उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको भी इस तरह से मलेरिया का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है, ब्लड डोनेशन करता है और अगर उस व्यक्ति को पहले से मलेरिया है तो ब्लड डोनेशन के बाद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के कारण भी उस व्यक्ति में मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। मलेरिया की बीमारी को अगर हम सही समय पर डायग्नोस करें और इसकी ट्रीटमेंट चालू कर दें तो मलेरिया की बीमारी को 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया के जो लक्षण होते हैं, जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो मलेरिया होने के बाद उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार आता है। बुखार होने के साथ साथ उस पेशेंट में चिल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के हाथ और पैर कांपने लगते हैं, उस पेशेंट को भूख नहीं लगती है, उल्टी या फिर वोमिटिंग जैसे भी लगने लगता है और उस पेशेंट को बुखार की वजह से पूरे बॉडी के अंदर ही दर्द महसूस होने लगता है। मलेरिया को पैदा करने वाला जो प्लाज्मोडियम है वो मोस्टली आरबीसीज को टारगेट करता है और उसकी वजह से आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से उस पेशेंट में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने के साथ साथ उस पेशेंट में जब आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं वो तो सभी आगे जा कर के तिल्ली के अंदर मतलब स्प्लीन के अंदर जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से स्प्लीन का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पेशेंट में स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। अगर उस मलेरिया के पेशेंट को सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना मिले और वो पेशेंट ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो उस वजह से उस पेशेंट में आगे जाकर के जॉन्डिस भी हो सकती है या फिर हेपेटोमेगेली भी हो सकती है। मलेरिया के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में उस पेशेंट में जो रेटिना होता है वो भी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। इसके वजह से उस पेशेंट में दिखाई देने में तकलीफ होना, कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस होना, ये भी चीज़ें हो सकती है। अगर कोई भी पेशेंट मलेरिया की तरफ पूरी तरह से इग्नोर करता है, ठीक से सही समय पे इसके दवाई नहीं लेता है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो फिर उस पेशेंट में आगे जा कर के सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया के डायग्नोसिस के बारे में। तो मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए मोस्टली पेरिफेरल थिक स्मीयर टेस्ट और थिन स्मीयर टेस्ट ये टेस्ट किए जाते हैं जिनको कि हम माइक्रोस्कोप की सहायता से कर सकते हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद उस पेशेंट में मलेरिया का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन रिसेंटली ये टेस्ट भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। आजकल जो मोस्टली होते हैं वो रैपिड कार्ड्स आते हैं जो कि यूपीडी किट आप देखते हो उसी तरह के कुछ कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर मलेरिया एंटीजन को एकदम फास्ट और एकदम आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट को मलेरिया एंटीजन रैपिड टेस्ट इस नाम से भी जाना जाता है और ये जो किट है आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हो। इस टेस्ट की सहायता से उस पेशेंट में मलेरिया को डायग्नोस करने में मदद होती है। फाइनली अब हम बात करेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को आराम देना मतलब कि रेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद उस पेशेंट में कुछ क्लोरोक्विंस या फिर मेफ्लोक्विंस क्लास की मेडिकेशंस दी जाती है। आजकल हम आर्टेमिटर और लुमेफेंथ्रिन की दवाई को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं और कुछ बाकी एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक थेरेपी भी दी जाती है। अगर उस पेशेंट में बुखार आ रहा है तो फिर उस पेशेंट को पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर उससे वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग को कम करने वाली मेडिकेशन देना। अगर उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है तो उसको आईवी फ्लूइड्स देना।
इसके साथ साथ उस पेशेंट की जो डाइट है उसका ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि मलेरिया होने के बाद उस पेशेंट को टाइमली डायग्नोसिस करवाना और टाइमली सही ट्रीटमेंट शुरू करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मलेरिया को सही समय पे ट्रीट न किया गया तो आगे जा कर के मलेरिया की बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीवियर फॉर्म और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले सकती है, जो कि उस पेशेंट में जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए शुरुआती स्टेज में ही मलेरिया की बीमारी को डायग्नोस करना, जांच करवाना और उसकी ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट मलेरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।